नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहिएगा, ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए नई नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान रहता था। किसान का नाम उसे इसलिए मिल गया था क्योंकि उसके पास 8-10 बीघा खेत थे। रामेश्वर सिंह के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। रामेश्वर अपने घर में सबसे छोटा था। घर में उससे बड़े उसके 2 भाई और थे। उन दोनों का ब्याह हो चुका था और रामेश्वर अभी कुंवारा ही था। साल दर साल समय यूं ही गुजरता जा रहा था। शादी की उम्र तो उसकी भी हो चुकी थी, पर उसके दोनों भाइयों ने उसका ब्याह करवाने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसे उसके हिस्से की जमीन बांटकर अपने अपने परिवारों से अलग कर दिया। भाइयों से अलग हो जाने पर रामेश्वर घर में बिल्कुल अकेला ही था। घर में कोई रोटी सेकने वाली तो थी नहीं। फिर अपनी रोटियां बनवाने के लिए वह रोज रोज किसका मुंह ताकता फिरता। भाभीयों के ताने उल्हाने खाने से तो अच्छा है रामेश्वर ने खुद ही अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। खुद से रोटियां सेकने का सिलसिला तो ऐसा शुरू हुआ कि वह चलता ही रह गया। रामेश्वर का ब्याह भी ना हुआ और जिस आदमी का ब्याह समय पर ना हो पाए उसे गांव के लोग बंडा कहकर पुकारते थे। रामेश्वर भी अब बंडों की श्रेणी में आ चुका था, क्योंकि ब्याह की उम्र तो रामेश्वर की भी कब की निकल चुकी थी। आस पड़ोस के सब लोग पीठ पीछे उसे बंडा ही कहने लगे थे। रामेश्वर सिंह सुबह में ही रोटियां सेक कर रख लेता और दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था। बटाई में उसे जो कुछ अनाज पानी मिल जाता उसी से वह अपना गुजारा कर लेता था, और कभी ज्यादा जरूरत पड़ती तो खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे, वही लोग महुआ चुराने का भी काम करते। उन्हीं लोगों की संगत में बैठकर रामेश्वर सिंह की शाम भी अब महुआ की मस्ती में ही गुजरती थी। एक दिन दारू के नशे में रोटी सेकते बखत उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में औरत के ना होने की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर उसके घर में भी कोई औरत होती तो आज उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता। उसी पल रामेश्वर ने ठान लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। अपने भाई और भाभीयों से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी। रामेश्वर के गांव में और भी कई लोग ऐसे थे जिनकी शादियां नहीं हुई थी। उनमें से कई लोग दूसरे इलाके से लड़कियां खरीद कर ले लाए थे। फिर उनके साथ ब्याह रचाकर अपने अपने घर बसा लिए। रामेश्वर सिंह ने भी अब पक्का निश्चय कर लिया था कि वह भी अपने लिए कहीं से लड़की खरीद कर ले आएगा और अपना घर बसा लेगा। रामेश्वर ने उसी दिन से इस दिशा में कोशिश करनी शुरू कर दी और उसकी कोशिश रंग भी लाई। कई महीनों दौड़ धूप करने के बाद वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया, लेकिन इस नेक काम को अंजाम तक पहुंचाने में उसे अपनी सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था। आखिरकार उसके घर में भी कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई थी। उसका रंग बहुत गोरा था। वह तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को हमेशा उल्टा पल्लू करके पहनती थी, जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। रामेश्वर सिंह और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले तो यहाँ तक कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया था।
परंतु रामेश्वर सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता था और उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता था। रामेश्वर सिंह दिन भर घर के बाहर खटिया पर सोया रहता। सुनीता यहाँ आकर बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। वह अपने पास पड़ोस की औरतों से बात करना चाहती थी। जब कभी उसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता तो वह अक्सर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। गांव की औरतें जब कभी रामेश्वर सिंह के घर जाती तो वह खुशी के मारे दौड़कर मचिया लेकर आती और अपनी बंगाली भाषा में उन औरतों को बैठने के लिए कहती। गांव की औरतों को उसकी बंगाली भाषा समझ न आती तो वे सब ठहाका मारकर हंसने लगती। पर धीरे धीरे सुनीता यहाँ की भाषा समझने लगी थी और थोड़ा थोड़ा बोलने की भी कोशिश करती थी। सुनीता के आने के बाद रामेश्वर के घर में खर्चे भी काफी बढ़ गए थे। इसी दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। रामेश्वर सिंह के खेत क्यार तो पहले ही बिक चुके थे, जो एक आधा बीघा बच गया था। उसी को बेच कर वह घर का खर्चा चला रहा था। इस मूर्ख इंसान को इतना कौन समझाता कि बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़ जाता है। फिर रामेश्वर सिंह के खेतों की तो बिसात ही क्या थी। आखिर में एक दिन ऐसा भी आ गया जब रामेश्वर सिंह के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामेश्वर सिंह 60 साल से भी ऊपर का हो चुका था। वैसे भी अब उससे कोई काम होने वाला नहीं था। और सच्ची बात तो यह है कि जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम कर भी नहीं सकता था, जिससे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल ले। कुछ दिनों तक तो गांव के लोगों से पैसा उधार लेकर काम चलाता रहा, पर जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो एक दिन रामेश्वर सिंह घर छोड़कर भाग गया। अब सुनीता उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों का सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब सुनीता के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो माँ का ममतामयी दिल बिलख पड़ा। बच्चों को खिलाने के लिए पड़ोसियों से 2 रोटी मांग कर लाई। सुनीता को रोटी तो मिल गई, पर इन 2 रोटियों के साथ रामेश्वर सिंह के हिजड़ा होने का ताना भी मिला, जो अपने बीबी बच्चों को अनाथ छोड़कर भाग गया था। सुनीता को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना अच्छा तो नहीं लगा, पर उसके पास सुनने के सिवा दूसरा विकल्प भी क्या था। जिसका पति घर छोड़कर भाग जाए, उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। सुनीता के पड़ोसियों ने भी जल्दी ही उससे मुंह चुराना शुरू कर दिया। अब क्या करे बेचारी। इस भरे गांव में दूर दूर तक भी कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। कभी तो सोचती कुएं में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही उसका यह विचार बदल जाता। कभी सोचती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचते आखिर इन मासूम बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया। अब बेचारी सुनीता करे तो क्या करे। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसके माँ बाप ने उसका सौदा करके उसे रामेश्वर के हाथों में सौंपकर हमेशा के लिए उसका मन बिछो कर दिया था। वह अपने बच्चों को लेकर किसी ऐसी दुनिया में जाना चाहती थी जहाँ बच्चे भूख से तड़पते न हो और जहाँ लड़कियाँ बेची न जाती हों। एक दिन रामेश्वर का भतीजा थोड़े से चावल लेकर आया। सुनीता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक हाथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। सुनीता हड़बड़ाकर बोली, यह क्या करते हो बाबू? मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। रामेश्वर का भतीजा चावलों को उठाकर गुस्से से दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया, पर उसके साथ ही सुनीता की एक बखत के खाने की आस भी चली गई।
जब कई दिन भूखे मरते बीत गए, तब एक दिन शाम की बेला में रात का अंधेरा धीरे धीरे आंगन में अपने पांव पसार रहा था और उसकी भूख अपने चरम बिंदु पर पहुंचने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण गले में आकर अटक गए हैं। दोनों बेटे भूख से बेसुध होकर खटिया पर पड़े हुए थे। सुनीता सुबह से उन्हें पानी पिला पिलाकर बहला फुसला रही थी। बच्चे थे बेचारे, वे तो पानी पीकर भी फुसल जाते थे, पर भूख को फुसलाना तो कैसे भी संभव नहीं था। अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर सुनीता हिम्मत करके खड़ी हुई और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर यह सोचकर निकल पड़ी कि या तो बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर लेगी या फिर बच्चों के साथ ही कहीं जान दे देगी। सुनीता के गांव से कस्बे तक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास थी। रास्ते में उसके बड़े बेटे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, माँ बहुत भूख लगी है, तुम जादू से रोटी नहीं बना सकती हो क्या? इस बात पर सुनीता की आंखें भर आईं। वह भर्राए हुए गले से बोली, अगर मैं जादू से कुछ बना पाती तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देती मेरे बच्चे। तब तो मैं जादू से एक ऐसी दुनिया बनाती जहाँ कोई बच्चा भूख से न तड़पे। सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर उन्हें किसी तरह बहलाती फुसलाती रोटी की तलाश में चली जा रही थी। सुनीता के गांव से निकटवर्ती कस्बे की दूरी लगभग 4 किलोमीटर थी। भूख से बेहाल सुनीता कस्बे के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल निढाल हो गई थी। सड़क के किनारे गड़े हुए सरकारी नल से लेकर दोनों बच्चों को पानी पिलाया और फिर वहीं एक झोपड़ीनुमा होटल के बाहर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसने जरा होश संभाला तो देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। छोटा वाला तो एकदम अधमरा सा ही हो गया था। वह तो ठीक से रो भी नहीं पा रहा था। भूख के मारे उसकी आंखें डबडबा रही थी। सुनीता किसी तरह हिम्मत बटोरकर होटल वाले के पास पहुंची और गिड़गिड़ाकर बोली, भैया 2 रोटी दे दो, बच्चों को खिलाना है। होटल वाले ने पूछा, पैसा लेकर आई है या नहीं? पैसे तो नहीं है भैया, सुनीता ने संकुचाती सी आवाज में कहा। पैसे नहीं है तो रोटी क्या मुफ्त में मिलती है? चल भाग यहाँ से, होटल वाले ने घुड़की देकर कहा। मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा भैया, बस 2 रोटी दे दो। होटल वाले ने बड़ी निर्दयता से फटकार लगाई। तेरा बच्चा मर जाएगा तो इसमें मैं क्या करूं? रोटी चाहिए तो पैसा लेकर आ, वरना इस होटल के आसपास नजर भी मत आ जाना। सुनीता कुछ देर इस उम्मीद में खड़ी रही, काश आज कुदरत का कोई चमत्कार हो जाए। ना जाने इस लाचार औरत की बेपसी पर इस होटल वाले को कुछ रहम आ जाए और कई दिनों की भूखी अंतड़ियों को कुछ खाने को मिल जाए। पर जब सुनीता ने देखा कि रात का बखत हो गया है और अब इस होटल वाले के पास दारूबाजों का आना जाना शुरू हो गया है, तो उसे डर लगने लगा। ये सब लोग सुनीता को भूखे भेड़ियों की तरह ताड़ रहे थे। उनकी हरकतें देखकर सुनीता की मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियाँ मानो टूटकर बिखर गई थी। रात का धुंधलका अब और भी गहराने लगा था। छोटे से कस्बे से इस समय किसी भी सवारी या गाड़ी के मिलने की अब कोई संभावना नहीं थी। सुनीता की उम्मीद का सूरज अब डूब गया था। वह अपने मुकद्दर को कोसती हुई उल्टे पांव वहां से चली आई। अपनी माँ को आता देखकर दोनों बच्चों की आंखों में कुछ चमक सी आ गई। दोनों दूर से ही बोल पड़े, माँ रोटी ले आई क्या? झूठ बोलते हुए सुनीता का कलेजा फट रहा था। बोली, बेटा इस होटल पर खाना खत्म हो गया,
थोड़ी दूर पर एक और होटल है, वहाँ पर हमें रोटी जरूर मिल जाएगी। यह कहकर वह पेड़ की आड़ में अपने दोनों बच्चों का सिर गोद में रखकर सहलाने लगी। कई दिनों के भूखे प्यासे बच्चे नींद की बजाय मौत के आगोश में समा गए थे। सुनीता भूख से तो ना मरी थी, पर बच्चों की तड़प ने उसे जिंदा भी ना रहने दिया। कस्बे के लोगों को तीनों माँ बेटों के शव उसी पेड़ के नीचे सिमटे हुए मिले थे, जिन्होंने कल तक उन्हें 2 रोटियों की भीख भी ना दी थी। आज उन सबने मिलकर उन तीनों का अंतिम संस्कार खूब अच्छे से कर दिया था। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।